गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारा नया चैप्टर है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 दे रखा है। मतलब हम यहाँ पर जो कुछ पढ़ने वाले हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अकॉर्डिंगली पढ़ने वाले हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम पढ़ने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ, हम जो इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट पढ़ने वाले हैं वो है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स। तो जो हम सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक इन्वेस्टर अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाता है। वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनेगा वो हमें इस चैप्टर में दे रखा है। मतलब हम किसकी बुक्स पढ़ने वाले हैं? हम इन्वेस्टर की बुक्स पढ़ने वाले। इन्वेस्टर अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाता है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, हम यहाँ पर सिक्योरिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप की सिक्योरिटी जिसको हम कह सकते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, और सेकंड टाइप की सिक्योरिटीज जिसको हम कह सकते हैं नॉन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। फिक्स इनकम सिक्योरिटीज का मतलब है वो सिक्योरिटीज जिसमें इन्वेस्ट करने पर फिक्स रिटर्न मिलेगा, फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स इनकम मिलेगी। हम उनको कहते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। जैसे डिबेंचर, अगर आप किसी कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको फिक्स अमाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप आरबीआई के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो या इस तरीके के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर फिक्स रेट से आपको इनकम मिलती है। एक होता है नॉन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। नॉन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का मतलब है वो सिक्योरिटीज जिस पर इनकम फिक्स नहीं होती, और इसमें जो सबसे मेन नंबर आता है वो होता है इक्विटी शेयर का। अगर आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदते हो तो आपको वहां पर फिक्स रिटर्न मिलना कुछ जरूरी नहीं है। आपको जो इनकम मिलेगा वो वेरिएबल होता है, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी बिल्कुल नहीं, है ना। तो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ और नॉन फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। हम सबसे पहले जो आज स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। तो अब सबसे पहले तो चैप्टर का नाम लिख लो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज में सिक्योरिटीज दो टाइप की, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, और सेकंड नॉन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। अच्छा, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में एग्जांपल डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन पेपर, एक तरह से बॉन्ड ही होते हैं। ये सारे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज है, इस पर फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है। नॉन फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। तो हम यहां पर दो तरह के इन्वेस्टमेंट अकाउंट पढ़ने वाले हैं। फिक्स इनकम सिक्योरिटीज का इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनता है और नॉन फिक्स इनकम सिक्योरिटीज का इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज से रिलेटेड कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं और उनकी क्या क्या एंट्रीज होती है, हमें इसके बारे में सबसे पहले तो उसको डिस्कस करना है। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। पहला ट्रांजैक्शन परचेज करने का, परचेज। दूसरा ट्रांजैक्शन
सेल करने का। तीसरा ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट रिसीव्ड होने का, इंटरेस्ट इनकम का ट्रांजैक्शन। और चौथा ट्रांजैक्शन क्लोजिंग बैलेंस का। क्लोजिंग बैलेंस का क्या ट्रांजैक्शन है वो मैं आपको समझाऊंगा। 4 तरह के पॉइंट इसमें हमें समझने हैं। परचेज अगर करते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या, सेल करते हैं तो क्या, इंटरेस्ट की इनकम का क्या एडजस्टमेंट, और क्लोजिंग बैलेंस में क्या एडजस्टमेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं परचेज। सबसे पहले हम बात करते हैं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं, मतलब जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी क्या एंट्री होती है। वैसे अगर हम कोई भी एसेट खरीदते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इन्वेस्टमेंट भी तो हमारी एसेट है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं तो क्या एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट यहां पर एक और एडजस्टमेंट है जिसको हमें यहां समझना पड़ेगा। यहां पर जब हम परचेज करते हैं सिक्योरिटीज को, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं, तो यहां पर 2 प्राइस होती है। परचेज प्राइस, जब जिस रेट पर सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं उसको परचेज प्राइस कहते हैं। परचेज प्राइस 2 तरह की होती है। एक परचेज प्राइस होती है जिसको कहते हैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस। क्या कहते हैं, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। और दूसरी परचेज प्राइस होती है जिसको हम कहते हैं कम इंटरेस्ट प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस और कम इंटरेस्ट प्राइस। तो सबसे पहले तो हम एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या होती है, कम इंटरेस्ट प्राइस क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक प्राइस होती है एक्स इंटरेस्ट प्राइस और दूसरी प्राइस होती है कम इंटरेस्ट प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस। अब इसको मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूं कि क्या होती है एक्स इंटरेस्ट प्राइस और क्या होती है कम इंटरेस्ट प्राइस। जैसे मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड। इस कंपनी के डिबेंचर है 10% डिबेंचर, मतलब ये कंपनी, या मान लेते हैं 12% डिबेंचर। 12% डिबेंचर मतलब इंटरेस्ट की जो रेट है वो 12% है, 12% डिबेंचर। ये कंपनी का जो डिबेंचर है, एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है ₹100 मान लेते हैं, ₹100 फेस वैल्यू पर डिबेंचर। और ये कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, इंटरेस्ट की डेट, इंटरेस्ट डेट 30th सितंबर एंड 31st मार्च, 2 बार 1 साल में इंटरेस्ट देती है। 30th सितंबर को जो इंटरेस्ट कंपनी पे करती है वो इंटरेस्ट होता है 1 अप्रैल टू 30th सितंबर का। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का जो ब्याज है वो कंपनी 30 सितंबर को देती है। और 1 अक्टूबर टू 31 मार्च का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी 31 मार्च को देती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है। हो सकता है हम साल में केवल 1 बार इंटरेस्ट देते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, पूरे साल भर का। 1 अप्रैल टू 31 मार्च का इंटरेस्ट एक साथ 31 मार्च को। ऐसा भी हो सकता है 2 बार दें, ऐसा भी हो सकता है 4 बार दें, क्वार्टरली दें, है ना। तो मान लो इस कंपनी का ये कंपनी जो इंटरेस्ट का पेमेंट करती है वो साल में 2 बार करती है, 30 सितंबर को और 31 मार्च को। 30 सितंबर को कंपनी जो इंटरेस्ट का पेमेंट करती है वो होता है 1 अप्रैल से लगाकर 30 सितंबर तक का। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का जो इंटरेस्ट वो कंपनी ने 30 सितंबर को पे कर दिया। और 1 अक्टूबर टू 31 मार्च का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी ने 31 मार्च को पे कर दिया, राइट। अब मान लो एक इन्वेस्टर जिसका नाम है पी, ये इस कंपनी के 1000 डिबेंचर परचेज कर रहा है। ये कहां से परचेज कर रहा है, मार्केट से। ये कंपनी से डायरेक्टली नहीं खरीद रहा है। कंपनी तो एक बार सबसे पहले पब्लिक को डिबेंचर सेल कर देती है। अब
पब्लिक में लोग आपस में खरीदते बेचते हैं, तो हम यहाँ पर जो भी खरीदेंगे, जैसे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट परचेज, तो हम ये कहाँ से परचेज कर रहे हैं, हम ये पब्लिक से परचेज कर रहे हैं। और हम इन्वेस्टमेंट सेल, तो हम किसको सेल कर रहे हैं, पब्लिक में सेल कर रहे हैं, समझे। मतलब हम कंपनी से कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, कंपनी एक बार सेल कर देती है, उसके बाद में परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन होते हैं वो लोगों के बीच में होते हैं, राइट। तो हमने 1000 पी एक पर्सन है जिसने 1000 डिबेंचर परचेज किए। कब परचेज किए, उसने ये डिबेंचर 1 जुलाई को परचेज किए। कब परचेज किए, 1 जुलाई 2022 को परचेज किए। 1000 डिबेंचर 1 जुलाई 2022 को परचेज किए किसी पर्सन से, राइट। अब जिस पर्सन से पी ने डिबेंचर परचेज किए, उस पर्सन को कहां तक का इंटरेस्ट मिल चुका होगा। कंपनी 30 सितंबर और 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करती है, राइट। 1 जुलाई 2022 को आपने किसी और से डिबेंचर खरीदे, तो आपने जिससे डिबेंचर खरीदे, मतलब ये जो पी है, इसने जिससे डिबेंचर खरीदे, परचेज किए, उसको 31 मार्च 2022 तक का इंटरेस्ट मिल चुका होगा। आप उससे कब खरीद रहे हो, 1 जुलाई 2022। अब कंपनी अगला इंटरेस्ट कब देगी, 30 सितंबर 2022 को देगी। 30 सितंबर 2022 को नेक्स्ट इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी, राइट। कंपनी ने कब तक का इंटरेस्ट दे दिया, 31 मार्च 2022 तक का दे दिया, और अगला इंटरेस्ट कंपनी देगी 30 सितंबर 2022। आप ये जो पी है ये 1 जुलाई 2022 को डिबेंचर खरीद रहा है, तो जिससे हम डिबेंचर खरीद रहे हैं उसको 31 मार्च 2022 तक का तो इंटरेस्ट मिल चुका होगा। अब 31 मार्च से 1 जुलाई तक का जो इंटरेस्ट है उसको अभी तक नहीं मिला। 31 मार्च तक का उसको इंटरेस्ट मिल गया, फिर 1 अप्रैल से लगाकर 1 जुलाई आप उससे खरीद रहे हो 1 जुलाई से, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का जो इंटरेस्ट है, 1 अप्रैल से लगाकर 1 जुलाई 3 महीने का इंटरेस्ट अभी तक उसको मिला नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट की डेट कंपनी की क्या है, 30 सितंबर। कंपनी की इंटरेस्ट की डेट है 30 सितंबर, तो अप्रैल मई और जून उस 3 महीने का इंटरेस्ट उसको नहीं मिला। आपने उससे डिबेंचर खरीद ली, 1 जुलाई को आपने डिबेंचर खरीद ली। अब जब 30 सितंबर आएगा, 30 सितंबर को वो डिबेंचर किसके पास थे, वो डिबेंचर आपके पास है, आपने खरीदे हैं 1 जुलाई को, तो 30 सितंबर को वो डिबेंचर मान लो आपके पास पड़े। तो 1 अप्रैल से लगाकर 30 सितंबर का जो भी इंटरेस्ट है वो कंपनी पे करेगी उस पर्सन को जिस पर्सन के पास 30 सितंबर को वो डिबेंचर पड़े। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का जो इंटरेस्ट है, 6 महीने का इंटरेस्ट, वो पूरा का पूरा पी को मिलेगा, क्योंकि पी के पास वो 1000 डिबेंचर 30 सितंबर को पड़े थे। मगर क्या पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट पी का होता है। पी ने डिबेंचर कब खरीदे, पी ने डिबेंचर खरीदे 1 जुलाई को, तो देखा जाए तो अप्रैल मई और जून 3 महीने का इंटरेस्ट उस पर्सन का है जिस पर्सन से हमने डिबेंचर खरीदे, और जुलाई अगस्त और सितंबर 3 महीने का इंटरेस्ट वो पी का है, क्योंकि वो 3 महीने डिबेंचर पी के पास थे और पहले 3 महीने डिबेंचर उस पर्सन के पास थे जिस पर्सन से हमने डिबेंचर खरीदे हैं, हमने डिबेंचर परचेज किए। मगर कंपनी डिबेंचर पर इंटरेस्ट का पेमेंट जो 30 सितंबर को करेगी वो पूरा का पूरा उस पर्सन को करेगी जिस पर्सन के पास में वो डिबेंचर 30 सितंबर को है। तो या फिर तो ऐसा हो कि 30 सितंबर को पी को इंटरेस्ट मिला 6 मंथ का, और पी ने 30 सितंबर को 3 महीने का इंटरेस्ट उस पर्सन को लौटा दिया जिसके पास वो डिबेंचर थे। अब एक बार खरीदने के बाद में कौन किसको मिलता है, कहाँ पता चले कि वो कहाँ था क्या नहीं है, और सकता है पी का मन खराब हो जाए कि मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा, ठीक है पूरा इंटरेस्ट मैं ही रख लेता हूँ, उसको दिया ही नहीं, तो क्या करें। बट देखा जाए तो पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट पी का नहीं है, क्योंकि पी ने डिबेंचर 1 जुलाई 2022 को परचेज किए थे, जबकि इंटरेस्ट जो पी को मिल रहा है वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का मिल रहा है। 3 महीने उसके पास थे जिससे उसने डिबेंचर खरीदे, और 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो उसका है, 3 महीने का इंटरेस्ट उसका है जिससे उसने खरीदे थे। तो अब यहां पर क्या सिस्टम होता है,
जब डिबेंचर खरीदे जाते हैं तो जिस पर्सन से हम डिबेंचर खरीदेंगे हम उसी दिन उसको 3 महीने का इंटरेस्ट दे देंगे। हम जिससे डिबेंचर परचेज कर रहे हैं 1 जुलाई 2022 को हम जिस पर्सन से डिबेंचर खरीद रहे हैं हम उसको डिबेंचर खरीदने का पैसा देंगे और 1 अप्रैल से लगाकर 1 जुलाई तक का हम उसको इंटरेस्ट का अमाउंट भी पे करेंगे। फिर जब 30 सितंबर आएगा तो कंपनी से हमें 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। हम ऑलरेडी 3 महीने का इंटरेस्ट जब डिबेंचर खरीदे थे उसी समय हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो जो डिबेंचर हम खरीदते हैं, जैसे हमने 1 जुलाई को 1000 डिबेंचर खरीदे और हम जब डिबेंचर परचेज करेंगे तो हम डिबेंचर के भी रुपए देंगे और पिछले 3 महीने का इंटरेस्ट भी देंगे। तो यहाँ पर प्राइस क्या होती है, जैसे आप डिबेंचर खरीदते हैं तो रेट होती है ना कि ये डिबेंचर इतने रुपए का। तो यहाँ पर रेट 2 तरीके से होती है, खरीदने की जो रेट है वो 2 तरीके से होती है। या तो कहा जाए 1000 डिबेंचर एट द रेट ₹90 एक्स इंटरेस्ट। क्या रेट है? 1000 डिबेंचर एट द रेट ₹90 एक्स इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब होता है? एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब ये जो 90 रुपए है ये तो हम देंगे डिबेंचर के लिए, इंटरेस्ट का अमाउंट इसके अलावा। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा? 1000 डिबेंचर का इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, राइट। फेस वैल्यू एक डिबेंचर की 100 रुपए, तो 1000 डिबेंचर की फेस वैल्यू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% मल्टीप्लाई बाय 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है? 3 महीने का इंटरेस्ट होता है 3000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, 1000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 90,000 रुपए तो देंगे डिबेंचर के एक्स इंटरेस्ट, फिर हम उनको देंगे इंटरेस्ट का पैसा 3000 रुपए। लास्ट जो इंटरेस्ट मिला था वहां से परचेज की डेट तक का इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट हो गया 93,000। ये जो 93,000 है ना, हम इसको कहते हैं कम इंटरेस्ट, मतलब क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट 93,000। हम उसको टोटल 93,000 देंगे, जिसमें 90,000 डिबेंचर का है, 3000 इंटरेस्ट का है और टोटल हम पे कर रहे हैं 93,000। ठीक है, तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस का मतलब होता है ये केवल और केवल डिबेंचर का अमाउंट है, ये डिबेंचर की रेट है, इंटरेस्ट इसके अलावा और हमें पे करना है, राइट। अगर मान लो ऐसा दिया हुआ होता 1000 डिबेंचर एट द रेट ₹90 कम इंटरेस्ट, मतलब ये जो हम 90 रुपीज पर डिबेंचर दे रहे हैं इसमें इंटरेस्ट और डिबेंचर दोनों का अमाउंट इंक्लूडेड है, राइट। तो इसमें कैसे हो जाएगा, एक्स इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। तो हम यहां पर ये जो 90,000 है ये सीधा कम इंटरेस्ट में लिखेंगे। हम इसमें 1000 मल्टीप्लाई बाय 90 इट इज कम इंटरेस्ट प्राइस, मतलब इसमें इंटरेस्ट और डिबेंचर दोनों का पैसा शामिल है, तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा कि इसमें इंटरेस्ट कितना है और डिबेंचर का अमाउंट कितना है। तो 90,000 में 3000 इंटरेस्ट का हो गया, इसका मतलब डिबेंचर हमने 87,000 रुपीज में परचेज किए। 1000 डिबेंचर हमने 87,000 में परचेज किए, 3000 रुपये इंटरेस्ट के दिए और टोटल हमने 90,000 का पेमेंट किया। तो जब हम डिबेंचर परचेज करते हैं, बॉन्ड्स परचेज करते हैं, लोन पेपर परचेज करते हैं, तो 2 रेट हो सकती है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस और कम इंटरेस्ट प्राइस। एक्स इंटरेस्ट प्राइस का मतलब है ये केवल डिबेंचर का अमाउंट है, इंटरेस्ट इसके अलावा होगा, और कम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब है डिबेंचर और इंटरेस्ट दोनों मिलाकर हम इतना दे रहे हैं, फिर आपको उसमें अलग अलग करना पड़ेगा कि इसमें कितना इंटरेस्ट है और कितना डिबेंचर का अमाउंट है, राइट। अच्छा, एक चीज और, जब एक इन्वेस्टर डिबेंचर खरीदता है, बॉन्ड खरीदता है, लोन पेपर खरीदता है, तो खरीदता कहां से? किसी ब्रोकर के थ्रू खरीदेगा, है ना। अगर किसी ब्रोकर के थ्रू हम अगर डिबेंचर या ये कुछ खरीदते हैं तो एक्सपेंडिचर लगता है। जैसे मान लो आप एक मकान खरीद रहे हो, मान लो 10 लाख रुपए का, और ये मकान आपने किसी ब्रोकर के थ्रू परचेज किया जो कि 5% ब्रोकरेज चार्ज करेगा।
तो 10 लाख रुपए का मकान और 50,000 रुपए ब्रोकरेज, इसका मतलब आपका अमाउंट हो गया 10,50,000। आपकी मकान की कॉस्ट क्या हो गई? 10.5 लाख रुपए हो गई। तो अगर आप ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये किसी ब्रोकर के थ्रू कर रहे हो, या इन्वेस्टमेंट खरीदते समय और कोई खर्चा लग रहा है, एक्सपेंडिचर लग रहा है, तो वो एक्सपेंडिचर परचेज की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। वो एक्सपेंडिचर का इंक्लूड हो जाएगा, परचेज की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? परचेज प्राइस इक्वल्स टू एक्स इंटरेस्ट प्राइस। इसमें आपको क्या करना है? एक्सपेंसेस को ऐड करना है, या एक्स इंटरेस्ट प्राइस का मतलब है केवल डिबेंचर का पैसा और एक्सपेंसेस। अगर आपको क्वेश्चन में परचेज प्राइस दे रखी हो, एक्स इंटरेस्ट प्राइस दे रखी हो, तो आपको एक्स इंटरेस्ट प्राइस में क्या करना है? एक्सपेंसेस को ऐड करना है, और इसके अलावा आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू कम इंटरेस्ट प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस। और अगर आपको क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट प्राइस दे रखी है, कम इंटरेस्ट प्राइस दे रखी है, तो आप उसमें एक्सपेंसेस को जोड़ोगे और इंटरेस्ट को माइनस करोगे, तो रिजल्ट क्या आएगा? एक्स इंटरेस्ट प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू कम इंटरेस्ट प्राइस। कम इंटरेस्ट प्राइस प्लस एक्सपेंसेस माइनस इंटरेस्ट इक्वल्स टू एक्सपेंसेस, तो हमेशा ऐड होंगे ही होंगे अलग से। ठीक है, अगर एक्स इंटरेस्ट प्राइस है तो इंटरेस्ट जुड़ेगा तब कम इंटरेस्ट प्राइस आएगा, और कम इंटरेस्ट प्राइस है तो उसमें इंटरेस्ट माइनस होगा, तो आपके पास एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ जाएगी। एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। 10% डिबेंचर हमने परचेज किए, 10% डिबेंचर हमने परचेज किए, फेस वैल्यू ₹100 पर डिबेंचर। हमने 1000 डिबेंचर परचेज किए, 1000 डिबेंचर परचेज किए एट द रेट ₹120 एक्स इंटरेस्ट। और ये कब परचेज किए? हमने 1 अक्टूबर को परचेज किए, परचेज की डेट 1 अक्टूबर परचेज की डेट, और जो इंटरेस्ट की डेट है वो 30 सितंबर और 31 मार्च, ये है इंटरेस्ट की डेट। और ब्रोकरेज इक्वल्स टू 2%। ब्रोकरेज कितना है? 2%। अब समझना, अब पहले डिटेल बनाते हैं हम इसकी। एक्स इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, ये आपको हमेशा डिटेल बनानी है। हमने 1000 डिबेंचर खरीदे 120 रुपए की रेट पर, राइट? तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 120, और इसमें 2% ब्रोकरेज ऐड कर देते हैं, 2% ब्रोकरेज। 1000 डिबेंचर 120 रुपए की रेट 1,20,000 प्लस इसका 2% ब्रोकरेज ऐड किया, 1,20,000 प्लस 2%, इट इज 1,22,400। हम इंटरेस्ट का पैसा अलग से देंगे। हम कब डिबेंचर खरीद रहे हैं? 1 अक्टूबर को, ये 1 नवंबर कर लेते हैं, 1 नवंबर को परचेज कर रहे हैं, राइट? इससे पहले कंपनी ने इंटरेस्ट कब दिया? 30 सितंबर। मतलब आपको ये देखना है कि परचेज की डेट से पहले इंटरेस्ट कब मिला था? इंटरेस्ट मिला 30 सितंबर को, मतलब 30, जिसके पास डिबेंचर थे उसको 30 सितंबर तक का तो इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल चुका है, तो हमें उसको केवल और केवल 1 महीने का इंटरेस्ट देना है, 1 महीने का इंटरेस्ट, अक्टूबर का इंटरेस्ट देना है। तो जो डिबेंचर खरीद रहे हैं उनकी फेस वैल्यू 1 लाख, उस पर ये यहाँ पर 12% कर लेते हैं, थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, उस पर 12% और 1 महीने का इंटरेस्ट होता है 1000 रुपए, और ये कम इंटरेस्ट वैल्यू हो गई 123,400। एक्स इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट। मान लो ऐसा होता है, इसी में सेकंड सिचुएशन, ये तो बनाई हमने फर्स्ट सिचुएशन, अगर मान लो सेकंड सिचुएशन ये जो 120 रुपए एक्स इंटरेस्ट की जगह कम इंटरेस्ट लिखा हुआ होगा था, कम इंटरेस्ट, तो कैसे होता? एक्स इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। आप हमेशा जो डिटेल बनाओगे वो इसी तरीके से बनाओगे, एक्स इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट। अब जो हमें रेट दे रखी है वो क्या है? कम इंटरेस्ट 120 रुपीज, तो हम कैसे करेंगे? 1000 मल्टीप्लाई बाय 120
प्लस 2% ब्रोकरेज। जो रेट दे रखी होती है ब्रोकरेज अगर परसेंटेज में है तो उसी पर अप्लाई हो जाएगी। एक्स इंटरेस्ट प्राइस है तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर, कम इंटरेस्ट प्राइस है तो कम इंटरेस्ट प्राइस पर। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 120 प्लस 2%, 120 to 400। इंटरेस्ट 1 लाख फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 1/12 इक्वल्स टू 2000, सॉरी इट इज 1000। तो 120 to 400 माइनस 1000, एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज 121,400। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में एक्स इंटरेस्ट प्राइस दे रखी है, एक्सपेंडिचर दे रखा, तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस एक्सपेंसेस, फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड करो, रिजल्ट इज कम इंटरेस्ट प्राइस। अगर आपको कम इंटरेस्ट प्राइस दे रखी है तो कम इंटरेस्ट प्राइस प्लस एक्सपेंसेस, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करो, रिजल्ट इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस। मतलब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम जो अमाउंट दे रहे हैं उसमें कितना इंटरेस्ट का अमाउंट है और कितना डिबेंचर का अमाउंट है ना, कितना इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर यहाँ पर मतलब हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, राइट। अब परचेज की एंट्री क्या होती है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस आपको बता दिया, कम इंटरेस्ट प्राइस मैंने आपको बता दिया, ये आपको नोट करना है। एक्स इंटरेस्ट प्राइस मतलब ये दो इक्वेशन आप नोट कर लीजिए, ये तो यहाँ से हटा देते। एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू कम इंटरेस्ट प्राइस, या कम इंटरेस्ट प्राइस प्लस एक्सपेंसेस माइनस इंटरेस्ट इक्वल्स टू एक्स इंटरेस्ट प्राइस। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसकी एंट्री। जब हम परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? परचेज करने की एंट्री, परचेज करने की एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जो भी है डिबेंचर है बॉन्ड है वो डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बैंक। इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे एक्स इंटरेस्ट वैल्यू, इंटरेस्ट में लिखेंगे लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टू डेट ऑफ परचेज। पिछला इंटरेस्ट कब मिला था वहां से परचेज की डेट तक का इंटरेस्ट, और बैंक में आएगा कम इंटरेस्ट। एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे। अगर एक्स इंटरेस्ट प्राइस दे रखी है तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस में हम एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, कम इंटरेस्ट प्राइस दे रखी है तो कम इंटरेस्ट प्राइस में एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, ठीक है। बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज, बीइंग इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट परचेज करने की एंट्री। अब बात आती है दूसरा ट्रांजेक्शन। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट को सेल करना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं तो जो परचेज किया था उसकी रिवर्स एंट्री। अब हम जब सेल करेंगे तो जिस पर्सन को हम डिबेंचर बेच रहे हैं, जिस पर्सन को हम इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, वो हमें इंटरेस्ट देगा और इन्वेस्टमेंट का पैसा देगा। जैसे हमने जिससे खरीदे थे हमने उसको क्या दिया? डिबेंचर का पैसा दिया और इंटरेस्ट का पैसा दिया। सेम उसी तरीके से हम जब डिबेंचर बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिबेंचर का पैसा मिलेगा और इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा, करेक्ट, सेम टू सेम। तो यहां पर जब हम बेचेंगे तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कम इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इसमें एक्स इंटरेस्ट और टू इंटरेस्ट। लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टू डेट ऑफ सेल। पिछला ब्याज जो हमें मिला था वहां से सेल करने की डेट तक का इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा। अब इसमें एक्सपेंसेस का क्या रोल है? देखो, जब हम खरीदते हैं तो एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, जब हम बेचते हैं तो एक्सपेंसेस माइनस होकर हमें रुपए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको कहा कि आपको एक घर खरीदना है 10 लाख रुपए का, ब्रोकर ने कहा 5% ब्रोकरेज, तो 10 लाख का 5% 50,000 ब्रोकरेज, तो आपको 10 लाख मकान के देने पड़ेंगे, 50,000 ब्रोकर को देने पड़ेंगे, हो गए 10.5 लाख रुपए, ठीक है। अब अगर आप 10 लाख रुपए का एक घर बेच रहे हो और एक ब्रोकर है वो आपका घर बेचा रहा है और उसके लिए वो 50,000 रुपए ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है,
तो आपको क्या मिलेंगे, 10 लाख प्लस 50,000, 10.5 लाख मिलेंगे? नहीं, आपको मिलेंगे 10 लाख माइनस 50,000, आपको मिलेंगे 9.5 लाख। मतलब बेचते वक्त खर्चा जो ब्रोकरेज वगैरह है वो माइनस होता है और खरीदते समय प्लस होता है, समझ रहे हो? तो यहां पर हमने जो एक्सपेंसेस को प्लस किया था, यहां पर प्लस किया था, यहां एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, बेचते समय माइनस। सिस्टम वही है, बस एक्सपेंसेस माइनस होगा। मतलब यहां पर अब रूल क्या अगर बनाए, तो अगर हम रूल बनाए एक्स इंटरेस्ट प्राइस माइनस एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू कम इंटरेस्ट प्राइस। और अगर कम इंटरेस्ट प्राइस दे रखी हो, कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस एक्सपेंसेस माइनस इंटरेस्ट इक्वल्स टू एक्स इंटरेस्ट प्राइस, मतलब एक्स इंटरेस्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर एक्स इंटरेस्ट प्राइस दे रखी है तो खर्चा माइनस करना है, इंटरेस्ट को ऐड करना है तो कम इंटरेस्ट प्राइस। अगर कम इंटरेस्ट प्राइस दे रखी है तो खर्चा माइनस करना है और इंटरेस्ट को माइनस करना है तो हमें कम इंटरेस्ट प्राइस आ जाएगी। मतलब मैं आपको इस एंट्री के हिसाब से अमाउंट बता रहा हूँ, ये जो आप यहाँ अमाउंट लिखोगे ना, इस एंट्री के हिसाब से इसका मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ कि कहाँ पर क्या अमाउंट आएगा। ठीक है, ये एंट्री के हिसाब से मैंने आपको बताया कि एंट्री के हिसाब से कैसे आपको अमाउंट लिखना है। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर जब परचेज करोगे तो यहाँ एक्स इंटरेस्ट वैल्यू लिखोगे, तो कौन सी एक्स इंटरेस्ट वैल्यू, कम इंटरेस्ट वैल्यू लिखोगे तो क्या है, कम इंटरेस्ट वैल्यू, वो मैंने आपको बताया कि कहाँ पर क्या लिखना है। ठीक है, तो परचेज किया और सेल किया, ये तो एंट्री है। अब बात आती है इंटरेस्ट रिसीव्ड होने की एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री। इंटरेस्ट जब हमें रिसीव होगा, जब कंपनी की डेट होगी इंटरेस्ट की, तो कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, हमें इंटरेस्ट मिलेगा जिस दिन इंटरेस्ट की डेट है, उस दिन हमारे पास कितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर है, जितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर है हमें उस पर इंटरेस्ट मिलेगा पूरे टाइम पीरियड का। जैसे मान लो कंपनी की डेट ऑफ इंटरेस्ट है 30 सितंबर और 31 मार्च, तो 30 सितंबर को हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर का मिल रहा है। तो 30 सितंबर को हमारे पास जितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर बैलेंस में है, उस दिन कब खरीदे क्या नहीं खरीदे आप उसको भूल जाओ, 30 सितंबर को हमारे पास जितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर होंगे उतने पर हमें 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। 31 मार्च को जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो 31 मार्च को हमारे पास जितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर होंगे उतने पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा 1 अक्टूबर से लगाकर 31 मार्च तक का, मतलब 6 महीने का, अगर इंटरेस्ट की डेट 30 सितंबर और 31 मार्च है तो, राइट। तो इंटरेस्ट रिसीव जब आप करोगे तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट है ये हमारी इनकम है। जब ईयर एंड होती है तो हम इस इंटरेस्ट की इनकम को P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इंटरेस्ट अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा वो इंटरेस्ट अकाउंट का बैलेंस P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट आपको और समझना पड़ेगा और वो है एक्रूड इंटरेस्ट का। एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है वैसे आपको पता है, मगर यहाँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है समझाता हूँ। जैसे मान लो कंपनी की जो इंटरेस्ट की डेट है वो है 30 जून और 31 दिसंबर, मान लो ये कंपनी की इंटरेस्ट की डेट है। इंटरेस्ट डेट मतलब 30 जून को कंपनी क्या करती है, 1 जनवरी से 30 जून का इंटरेस्ट देती है। 30 जून को जो कंपनी इंटरेस्ट देती है वो 1 जनवरी टू 30 जून, और 31 दिसंबर को कंपनी जो इंटरेस्ट देती है वो 1 जुलाई टू 31 दिसंबर का होता है, राइट। ये कंपनी की इंटरेस्ट की डेट है। ठीक है, अब 1 अप्रैल हमारा जो इन्वेस्टर जो है उसका जो अकाउंटिंग ईयर है, मान लो वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर और 31 मार्च को एंड होता है। हमारा फाइनेंशियल ईयर डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जरूरी नहीं है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च हो, 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी हो सकता है, ठीक है ना, 1 नवंबर से 31 अक्टूबर भी हो सकता है, जो क्वेश्चन में दिया हो। जनरली 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। तो इन्वेस्टर का जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 31 मार्च को, 1 अप्रैल को उसके पास 5000 डिबेंचर ओपनिंग बैलेंस था। ओपनिंग बैलेंस मतलब 5000 डिबेंचर उसके पास 5000 डिबेंचर उसके पास पहले से पड़े थे, ठीक है।
या फिर इसको पहले क्लोजिंग से समझ लेते हैं, ठीक है। कंपनी की इंटरेस्ट की डेट है वो 30 जून और 31 दिसंबर है, ठीक है। एक इन्वेस्टर ने कंपनी के डिबेंचर परचेज किए फर्स्ट अक्टूबर और उसका उस इन्वेस्टर का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है, राइट। 1 अक्टूबर को 5000 डिबेंचर उसने परचेज किए। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये और इंटरेस्ट की रेट है 12%। तो जो डिबेंचर परचेज किए उसकी फेस वैल्यू 5 लाख रुपए, ठीक है। 31 दिसंबर को उसको 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसने 1 अक्टूबर को खरीदे तो 31 दिसंबर को उसको 31 दिसंबर का तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब अगला इंटरेस्ट कब मिलेगा? उसको अगला इंटरेस्ट मिलेगा 30 जून को, मतलब नेक्स्ट ईयर 30 जून को मिलेगा। ये है मान लो 1 अक्टूबर 2022, तो 31 दिसंबर 2022 को उसको 31 दिसंबर 2022 तक का तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर 1 जनवरी से लगाकर 30 जून 2023 तक का जो इंटरेस्ट है वो उसको 30 जून 2023 में मिलेगा। अब 31 मार्च को उसकी बुक्स एंड हो रही है, बुक्स क्लोज हो रही है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च ये जो 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो उसको 31 मार्च को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको 1 जनवरी से 30 जून का जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में 30 जून 2023 को मिलेगा, राइट। फाइनेंशियल ईयर तो चेंज हो गया उसके लिए, तो 30 जून 2023 को उसको इंटरेस्ट मिलेगा 1 जनवरी 2023 से लगाकर 30 जून 2023 तक का, राइट। तो जब उसको इंटरेस्ट जनवरी, फरवरी और मार्च का जो इंटरेस्ट है, क्योंकि उसकी बुक्स 31 मार्च को क्लोज हो रही है, तो जब 31 मार्च को क्लोज हो रही है तो इसको 31 मार्च तक का तो ब्याज मिला ही नहीं, 3 महीने का ब्याज उसको मिला नहीं, तो 3 महीने का इंटरेस्ट क्या हो गया? एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। उसको 31 दिसंबर 2022 तक का तो इंटरेस्ट मिल जाएगा, मगर जनवरी, फरवरी और मार्च तक का जो इंटरेस्ट है वो 31 मार्च को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी 1 जनवरी 2023 से लगाकर 30 जून 2023 तक का जो इंटरेस्ट है वो 30 जून 2023 को पे करेगी। तो 31 मार्च को उसकी बुक्स में 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा। जनवरी, फरवरी और मार्च का इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा? 5 लाख के डिवेंचर फेस वैल्यू, उस पर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 3 महीने का जो इंटरेस्ट होता है वो होता है 15,000। और एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है? एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री होती है एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। 31 मार्च 2023 को वो इसकी एंट्री करेगा एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने एंट्री की है, नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 को, तो हमें इसकी रिवर्स एंट्री करनी होती है। मतलब जो एंट्री आप एक्रूड की करोगे नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डेट को, हम उसकी रिवर्स एंट्री करेंगे। क्या रिवर्स एंट्री होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट, ध्यान रखना। क्लोजिंग जो एक्रूड इंटरेस्ट होता है उसकी एंट्री होती है एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, और उसकी जो ओपनिंग एंट्री होती है नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट को, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट को, उसकी रिवर्स एंट्री होती है सेम अमाउंट से इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पर ये फाइनेंशियल ईयर तो एंड हो गया, अब जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो 1 अप्रैल को हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट टू एक्रूड इंटरेस्ट 15,000 रुपीज। एक्रूड इंटरेस्ट की जो एंट्री होती है उसकी रिवर्स एंट्री नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट को हो जाती है, ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट के। तो ये तो एक्रूड इंटरेस्ट क्लोजिंग और ये एक्रूड इंटरेस्ट ओपनिंग। ये क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट के लिए एंट्री आप नोट कर सकते हो, क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट, और ये एंट्री होती है ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट। क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट और ये ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट, राइट। चलिए, तो ये एक्रूड इंटरेस्ट के बारे में हमने पॉइंट आ सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्रूड इंटरेस्ट का पॉइंट आएगा ही आएगा, बट आ सकता है। तो इंटरेस्ट का पॉइंट, एक्रूड इंटरेस्ट का पॉइंट। अच्छा, एक चीज और, जब हम इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो सेल करने पर प्रॉफिट भी हो सकता है और सेल करने पर लॉस भी हो सकता है। अब उस प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन कैसे होगी? जनरली यहाँ पर FIFO मेथड काम आता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
तो फीफो मेथड से प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन कैसे होती है वो सब मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब मैं आपको समझा दूंगा और इजीली वो आपको समझ में भी आ जाएगा। जब हम इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को सेल करने से हमें प्रॉफिट हो सकता है, उससे लॉस हो सकता है। तो उस प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन कैसे होती है वो हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उससे समझेंगे, और उस प्रॉफिट लॉस की एंट्री क्या होती है, लॉस की एंट्री क्या होती है। तो जैसे आप लोगों ने बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाए होंगे, तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट को बेचने से पे लॉस होता है तो किधर आता है, क्रेडिट साइड की तरफ आता है, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड में आता है, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो इसी तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट को बेचने से लॉस हो रहा है तो लॉस इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट साइड में आएगा, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टमेंट, राइट। तो प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा और प्रॉफिट लॉस की हमें एंट्री भी करनी पड़ेगी, राइट। अच्छा, फिर आता है बात बैलेंस की। बैलेंस एक और, जैसे हमने इसको परचेज को डिस्कस किया, सेल को डिस्कस किया, इंटरेस्ट को डिस्कस किया, अब हम बात करेंगे क्लोजिंग बैलेंस की। जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टॉक के अंदर कि स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ऐसे होता है। तो सेम ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का भी वैल्यूएशन होता है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो हम जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं वो ऑलरेडी कॉस्ट पे ही होता है। अगर मार्केट वैल्यू कॉस्ट से ज़्यादा है, अगर कॉस्ट कम है मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो कोई एडजस्टमेंट करना नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी कॉस्ट पे बना हुआ है और कॉस्ट ऑलरेडी कम है मार्केट वैल्यू से, क्योंकि हमें कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे वैल्यूएशन करना है। अगर कॉस्ट कम है तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट अकाउंट कॉस्ट पे ही है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करना होता। बट अगर मार्केट वैल्यू कम है और हमने इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे बनाया है, तो कॉस्ट से भी अगर कम मार्केट वैल्यू हो जाए तो हमें उस लॉस की अकाउंटिंग करनी पड़ती है। उस लॉस को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखना होता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट आएगा बाई लॉस इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं बाई P&L। तो अगर मार्केट वैल्यू कम हो जाए कॉस्ट से, तो हमें जितना मार्केट वैल्यू कम है कॉस्ट से उतने का अमाउंट हमें लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, कॉस्ट से ज़्यादा है, तो कुछ नहीं, भूल जाओ। अगर मार्केट वैल्यू कम है, कॉस्ट से कम है, तो कॉस्ट से कितनी कम मार्केट वैल्यू है उस लॉस को हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब P&L अकाउंट में उस लॉस को ले जाना पड़ेगा, और फिर क्लोजिंग बैलेंस हमें लिखने पड़ेगी, ठीक है। तो इजी है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो बनेगा वो 2 कॉलम, जैसे 2 कॉलम कैश बुक बनाते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक कॉलम कैश अकाउंट का होता है, एक कॉलम बैंक अकाउंट का होता है, राइट। सेम इसी तरीके से हम 2 कॉलम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, जिसमें एक कॉलम इन्वेस्टमेंट का होगा और एक कॉलम इंटरेस्ट इनकम का होगा। मतलब इंटरेस्ट का अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक ही बनेगा, सेम, अलग अलग नहीं बनेगा। ऐसे नहीं कि इन्वेस्टमेंट का अकाउंट अलग, इंटरेस्ट का अकाउंट अलग, एक में ही हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट दोनों को एक अकाउंट में ही शो करना है। एक तरह से 2 कॉलम कैश बुक की तरह, कि उसमें कैश का भी कॉलम हो गया और बैंक का भी कॉलम हो गया। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का एक कॉलम हो जाएगा और एक कॉलम इंटरेस्ट इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, परचेज का ट्रांजैक्शन समझना है, सेल का ट्रांजैक्शन समझना है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस, एक्सपेंसेस का क्या एडजस्टमेंट होता है, परचेज करते समय जुड़ते हैं और सेल करते समय लेस होते हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है ना। ये सारी कैलकुलेशन अगर आपको ठीक ढंग से समझ में आ गई क्वेश्चन में, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ये चैप्टर जो है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज वाला, वो आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ तो अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तब क्वेश्चन के साथ में हम बहुत सारे और पॉइंट को भी साथ साथ में हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास हम यहीं पर दी एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।